हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखिए बीएससी का सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1 व पार्ट 2 कर करके। देखिए पार्ट 1 2 इसलिए लाते हैं कि वीडियो लंबी ना चली जाए, इसमें आपको सोल्यूशन ज़्यादा मिल पाता है। यदि एक ही सीरीज में वीडियो लाएंगे तो लंबी जाएगी, आपको पता है कि सोल्यूशन कराएंगे तो लंबी जाएगी, और नहीं सोल्यूशन कराएंगे तो कम में हो जाएगा। लेकिन देखिए सोल्यूशन कराना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ी से वीडियो 2 पार्ट में लाते हैं। आगे से कोशिश करेंगे एक ही पार्ट में लाने का। यदि आप लोग कमेंट करते हैं कि नहीं एक पार्ट में लाइए तो एक में ही आएगा। ऐसे ऐसे साइंस और इसका जीके का अलग अलग ला रहे हैं। फिलहाल देखिए आज सेट नंबर जो है आपको 5 होगा, देख लीजिए। और एक किरण प्रकाशन का देख लीजिए सेट। देखिए इसमें टोटल 30 सेट है। आप लोग पूरा देखा कीजिए, आप लोग स्किप कर करके देख लेते हैं, उससे आपको उतना बढ़िया से कवर नहीं हो पाएगा। आप लोग पूरा देखिए। चलिए फिलहाल आज हम लोग सेट नंबर 5 देखते हैं, और इसके बाद आगे जारी रहेगा, आपसे कंटिन्यू वीडियो आएगा डेली। और हम लोग बिहार दुर्गा का भी जैसे भी मार्केट में कोई न्यूज़ सेट आता है तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग बिहार दुर्गा वाला भी जुड़ जाइए इसके साथ, आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ चाहिए तो, नहीं तो आप कमेंट करिए, हम आपको भेज देंगे। चलिए फिलहाल हम लोग सेट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 कहता है ISWM का अर्थ है, मतलब ISWM का अर्थ क्या है बताइए। तो इसका अर्थ जो है आई से देखिए इंटीग्रेटेड, ऑप्शन नंबर 4 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल। देखिए ये जो कचरा है, कचरा जितना भी प्रकार का कचरा है सबको एक साथ ला करके और वेस्ट मटेरियल जो भी रहता है उसको पुनर्चक्र मतलब रिसाइकिल किया जाता है, और उससे खाद्य पदार्थ ऐसे कर करके कुछ वस्तुएं न्यू तरह से निर्मित की जाती है। और इसमें एक और बात समझ लीजिए, इसमें देखिए इसमें एक बात कही गई थी 3R की। 3R देखिए ऑप्शन इसका 4 सही है। 3R 3R का मतलब इसमें क्या होता है कि कम करें, पहला है कम करें। और देख लीजिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या है पुनः उपयोग, पुनः उपयोग। देखिए इसका नारा है 3R का। और उसके बाद तीसरा है पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकिल, मतलब उसी को दोबारा बना लेना है। ये 3 तरह का बताया गया है 3R। आपको बताए हैं कि 3R का मतलब क्या होता है। 3R का मतलब जान लीजिए, पुनः पुनः उपयोग, कम करें और पुनर्चक्रण, ये तीनों है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फैक्ट भी आप लोग देख लिए हैं साथ साथ में, तो आप लोग फैक्ट भी देखते चलिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कहता है राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपको पता होगा कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो बताइए किसके जन्मदिन पे। तो देखिए स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे मनाया जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। कहता सबसे ऊंचाई, सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4000, देख लीजिए एक 4411 मीटर के पर किस एयरपोर्ट है, मतलब कौन सा एयरपोर्ट है जो समुद्र तल से 4411 मीटर। पहले समझ लीजिए, देखिए समुद्र तल से मतलब इसको दुनिया में मान्यता प्राप्त है कि कोई भी आप ऊंचाई समुद्र तल से मापिए, आप जहाँ तहाँ से मापिएगा तो उसका ऊंचाई बढ़ घट जाएगा। इसलिए हमेशा सभी को समुद्र तल से माना जाता है, क्योंकि समुद्र तल बराबर होता है। और इसको दुनिया मान्यता भी प्राप्त है, सभी इसी को मतलब मान्यता देता है कि आप समुद्र तल से ऊंचाई बताइए। तो देखिए ये सबसे ऊंचा एयरपोर्ट जो 4000 इतना है, कौन सा एयरपोर्ट है, तो आपको बता देते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट। देखिए आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि कहाँ का है, ये है जो चाइना का है। और इसका थोड़ा सा हिस्ट्री समझिए। इससे पहले जो सबसे ऊंचाई पर एयरपोर्ट स्थित का गौरव प्राप्त था वो तिब्बत का एक एयरपोर्ट था, तिब्बत का एक एयरपोर्ट था। और वो कौन एयरपोर्ट था आपको बता देते हैं, और इसका जो हाइट है वो भी बताएंगे। पहले समझिए, इससे पहले जो है बांगदा देखिए नाम था, ऐसा ध्यान रखिएगा, बांगदा एयरपोर्ट ध्यान रखिएगा। बांगदा लिख देते हैं, बागदा हवाई अड्डा जो कहाँ है, तिब्बत में है, जो अभी चीन के स्वायत्त में है, तिब्बत में स्थित था। ये इससे पहले दुनिया में मतलब नागरिक उड्डयन के लिए फेमस था, मतलब कि सबसे ऊंचाई पर के लिए। इसका जो समुद्र तल से ऊंचाई था लगभग
4,334 था, लेकिन देखिए अब फिलहाल बुला के 4,411 हो गया, यानी बढ़ गया। तो डाउचिंग देख लीजिए, डाओचिंग रेडिंग एयरपोर्ट हो जाएगा सही। चलिए सोल्यूशन देख के चलिए, थोड़ा थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कहता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण। देखिए ये आपको पहले भी 2-3 सेट में आ चुका है, तो इसलिए कहते हैं कि लगातार सेट देखिए, सोल्यूशन आपको याद रहे। देखिए शाही, इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वन्य जीव संरक्षण 1972 में किस जीव को किया गया था। चलिए इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए, किस किस को इसके अंतर्गत रखा गया है। एक रखा गया है बंगाली शाही को, एक रखा गया है बंगाली शाही को। और दूसरा जो है दूसरा जो है हिमालय कलगी को, ये दोनों को संरक्षण में रखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। देखिए इंडिया अर्थात भारत है, तो भारत राज्यों का संघ है। आपको पता होगा भारत जो है राज्यों का संघ है, समझ लीजिए। देखिए आप लोग ऐसे समझिए कि अनुच्छेद 1 से 4 आपको बताते हैं। अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, आप अनुच्छेद 1 पढ़िएगा भाग 1 में, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है किसमें, 1 में, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में जो है, अनुच्छेद 1 में संघ एवं राज्य की चर्चा है, संघ एवं राज्य की। आप लोग इसी तरह 4 तक समझिए। 2 में क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद में 2 कहता है क्या कि विदेशी राज्य को यदि आप भारत में विलय कर सकते हैं, विदेशी राज्य को बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ही आप कर सकते हैं, या कोई राज्य आप में मिलना चाहते हैं तो उसे आप विलय कर सकते हैं आसानी के साथ। तीसरा क्या कहता है कि भारत के जो मतलब राज्य की जो सीमा है, नाम है या क्षेत्र है, उसे संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के मतलब संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के, प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति के नाम चेंज कर सकता है या सीमा, किसमें, तो अनुच्छेद 3 के अनुसार। 4 क्या कहता है समझिए, 4 बोलता है कि जब 3 और 2 का उपयोग हो रहा हो संसद में, तो उसमें से राष्ट्रपति को इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके पूर्ण अनुमति के भी कर सकते हैं। चलिए फैक्ट देख लिए, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने का क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं वनीकरण। आपको पता है वनीकरण लगाएंगे तो मृदा का कटाव रुकता है। और इससे क्या फ़ायदा है ये देख लीजिए, इससे बहुत फ़ायदा है। देखिए आप यदि बहुत ज़्यादा लगाते हैं वन, तो आपको लकड़ी प्राप्त होगा, मृदा का संरक्षण होगा, उसके साथ बाढ़ नियंत्रण होगा, पर्यावरण का भी बचाव होगा, बाढ़ नियंत्रण होगा। तो ये सब बहुत सारा फायदा है इसका। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। कहता निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। तो देखिए मद्रास जो क्षेत्र था ये अशोक के मतलब इस पर कब्जा नहीं था, बाकी आप जितना देख रहे हैं सब था। तो थोड़ा सा इसका ज्योग्राफी समझिए कि कहाँ कहाँ तक इसके कब्जा थे। तो देखिए नॉर्थ में जो है मतलब कि उत्तर में कश्मीर तक था उत्तर में। और आपको बता देते हैं कि उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट में इसकी सीमा जो है पेशावर, जो अभी पाकिस्तान में है, पेशावर तक थी। और आगे देखिए उसके बाद दक्षिण में कहाँ थी, साउथ में। तो साउथ में इसकी सीमा मैसूर तक थी। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में, फेमस जगह, याद रखिएगा, समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, अशोक तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख रहे थे। 8 में कहता निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी। इसका सही जवाब होगा ट्राफलगर का लड़ाई, ऑप्शन नंबर 1, 8 का 1, ट्राफलगर की लड़ाई में। तो देखिए इसके किसके बीच हुआ था, आप इसको बात पहले समझिए। देखिए ये जो लड़ाई है ब्रिटिश और
देख लीजिए, फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और स्पेन ये दोनों मिलीजुल लड़ रहे थे किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ। और ये युद्ध कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर कब हुआ था? 1805 में, जिसमें से फ्रांसीसियों लोग की हार हुई थी और ब्रिटिश लोग जीत गए थे इस युद्ध में, समझ गए। और ये समुद्री युद्ध था क्योंकि नौसेना लड़ रही थी, इसमें भाग लिया था। तो चलिए, ये तो सही हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, 9 देखते हैं। कहता है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहते हैं? जनसंख्या का अध्ययन जनसांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी। 9 का हो जाएगा 3। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है जुरैसी काल का माना गया पूरी तरह तैयार पृष्ठीय फॉस्फिल कहाँ पाया गया है? कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। कहता है जुरैसी काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉस्फिल कहाँ पाया गया? एक पौधा है जो कहाँ पाया गया है? तो देखिए, भारत के जो राज्य है छत्तीसगढ़ में पाया गया। कहाँ पाया गया है? छत्तीसगढ़ में। देखिए, ये कब पाया गया था? 2012 में मिला था। इसको कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया कि कितना साल पुराना है। तो ये जुरैसी काल का माना गया कि बहुत पुराना है। कहाँ मिला था? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? सरजुगा। देखिए, सरजुगा के, देखिए अच्छा से बताते हैं, सरजुगा देख लीजिए, सरजुगा के शंकरपुर गांव में मिला है। कहाँ मिला है? शंकरपुर गांव में मिला है। शंकरपुर गांव में कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछता है कभी कभी थोड़ा डिटेल में, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको 2012 में मिला था, ध्यान रखिएगा इसका। आगे देखते हैं, यही सब स्टैटिस्टिक्स के जब पूछते जाते तो पता नहीं लगता। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो देखिए, प्राथमिक जो है पादप होते हैं, मतलब जिसको पौधा बोलते हैं हम लोग, पौधा। देखिए, ये स्वपोषी होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। सूर्य के प्रकाश से ये अपना भोजन भी बना लेते हैं क्लोरोफिल के मदद से। तो ये स्वपोषी भी होते हैं। तो 11 का हो जाएगा 3। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। तो उपराष्ट्रपति, देखिए सांसद या संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ये बात सही है। देखिए, यदि आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो देखिए, इसमें अनुच्छेद 66 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 66 उसमें लिखा गया है कि कोई भी मतलब उपराष्ट्रपति हो, यदि वो चुनाव में खड़े होते हैं तो देखिए, सदन के किसी भी सदस्य, मतलब किसी भी सदन का, संसद के किसी भी सदन का वह सदस्य नहीं रहना चाहिए। चाहे वह लोकसभा हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जिसको कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी का सदस्य नहीं रहना चाहिए। उसी के तरह राज्य विधानमंडल में जिसे विधायक के पद जो होता है, और एगो एमएलए होता है, एगो एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एगो एमएलए। देखिए, ये दोनों का भी पद पे नहीं होना चाहिए। यदि वो रहते हुए भी इस मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो जाते हैं, तो यदि वो नामांकन करते हैं तो उनका जो सदस्यता है वो स्वतः रद्द हो जाता है। मतलब आप हैं भी तो आपको स्वतः मतलब रिक्त माना जाएगा, खाली माना जाएगा। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। थोड़ा सोल्यूशन देखते चलिए, आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। आप लोग वीडियो देखा कीजिए, नहीं देखने का मतलब ये रहता कि स्क्रीन नहीं देखना, तो आप लोग ऑन कर दीजिए वीडियो और आप लोग सुनते रहिए, आप लोग का ध्यान में बहुत आएगा इससे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, स्किप करके मत देखा कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो देखिए, ये जो था साइमन कमीशन पर आधारित था। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो ये आया था 3 फरवरी, ध्यान रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को आगमन हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। इसमें 7 सदस्य था। कितना था? 7 सदस्य था। सभी के सभी विदेशी थे, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया कि इसमें से कोई भी इंडियन नहीं था। सब के सब क्या थे? विदेशी इसमें था। सब के सब अंग्रेज थे, इसमें विदेशी थे, इसलिए इसका गांधी जी भी विरोध किए थे। देखिए, इसे एक और नाम से जाना जाता है, आप लोग को शायद पता हो ना हो, बताते हैं। इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। श्वेत कमीशन, इसको श्वेत कमीशन कहते हैं क्योंकि सब गोरा गोरा अंग्रेज ही था इसमें, इसलिए श्वेत कमीशन भी कहते हैं। आगे हम लोग 14 देखते हैं। 14 कहता है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन मतलब कि कहाँ स्थित है? तो देखिए,
राजीव गांधी जो है ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद, जम्मू देख लीजिए, नई दिल्ली में है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। उसी तरह देख लीजिए आप, हर स्टेट का ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। आगे देखते हैं 15 का तब वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल की बर्लिन में स्थापना किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय दल, देख लीजिए इसका विकल्प और ऊपर होगा। 15 का देख लीजिए, 15 का, और देख लीजिए विकल्प ऊपर में, देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी चंपक, देखिए इसका सही आंसर होगा चंपाकरण पिल्ले। चंपाकरण पिल्ले जी जो है इसकी स्थापना किए थे, 1914 में किए थे। देखिए और इसके बारे में समझिए, बर्लिन कहाँ है भाई? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। इसी में गठन किए थे चंपक जी। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 होगा। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग। 16 में कहता भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये आपको पता होगा कि रजिया सुल्तान थी, भारत की प्रथम महिला शासिका। उस समय महिला को मतलब घर में रखा जाता था, ये सब बड़े बड़े पद नहीं मिलते थे राजा वाला, लेकिन ये प्रथम बार मतलब कि बनी थी, क्योंकि इनके पिताजी जिंदे में ही मतलब जो जिंदा थे तो इनको अगला सुल्तान घोषित किया था, इसके वजह से बनी। और इसके बारे में आओ थोड़ा फैक्ट समझिए। ये जो इल्तुतमिश की बेटी थी, किसकी थी? इल्तुतमिश की पुत्री। और इनका जो कार्यकाल बहुत कम रहा, 1236 से लेकर के 1240 तक, मात्र 4 साल ये शासन रही थी। चलिए उसके आगे देखते हैं। इनकी हत्या जो है रास्ते में लुटेरा ने कर दिया था। आगे देखते हैं, 16 हो गया। 17, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? देखिए भारत में जो है विशेष आर्थिक जो है विदेशी निवेश, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उससे बढ़ाने के लिए लाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जब सूर्य के ऊपर होता है तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होता है। तो देखिए यदि भूमध्य सागर पर रहता है तो दिन और रात दोनों मतलब कि बराबर होता है। देखिए बराबर कब कब होता है? 21 मार्च को, और एक 23 सितंबर को देख लीजिएगा। फिर से बताते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी दिन और रात बराबर होता है, समझ गए होंगे। आगे देखिए विश्व 19 देखते हैं। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? मतलब कि आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे बगावत कर दिया था। ये जो है बगावत बलिया में किया गया था। ये स्वयं को घोषित कर लिया कि हम अंग्रेज से स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा 4, बलिया में किसके नेतृत्व में? तो चीतू पांडे के नेतृत्व में ये अपने आप को मतलब स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिए थे बलिया में। आगे देखते हैं 20 नंबर, कहता घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता क्या होगी? तो ये होगी ऋणात्मक। घटिया माल के मामले में ऋणात्मक होगी। तो 20 का देख लीजिए, ऑप्शन 2 सही होगा। 21 देखिए, थोड़ा सा तेजी में खींचते हैं। सागासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सागासो समुद्र, तो देख लीजिए 21 का अटलांटिक महासागर में स्थित है। देख लीजिए ये अटलांटिक महासागर के 35 डिग्री उत्तर में, मतलब उत्तर में आसपास में स्थित है सरगैसो। और देखिए सरगैसो है क्या? देखिए सरगैसो जो है, देख लीजिए सरगैसो जो है ये क्या है भाई? ये घास है, तैरता हुआ घास है। देखिए इससे जहाज रानी में भी बाधा आती है, जहाज जाने में। और देखिए सरगैसो सागर का नाम इसी घास के नाम पर बना, सारगैसो। देख लीजिए आगे बढ़िया से, सारगैसो सागर का नाम जो है इसी घास के नाम पर पड़ा है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए 21 हो गया। 22 का था, अब जिला न्यायालय मतलब जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए जिला जो न्यायालय है वो राज्यपाल करता है, किसके परामर्श पर? तो हाई कोर्ट के
जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनके सलाह पर राज्यपाल जी नियुक्त करते हैं जिला न्यायालय, जिसको अधीनस्थ न्यायालय भी हम लोग बोला करते हैं। देखिएगा आप लिखा रहेगा अधीनस्थ न्यायालय। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। देखिए पूना पैक्ट पूछ रहा है, पूना समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था? ये हुआ था गांधी अम्बेडकर बीच में। क्यों हुआ था इसके बारे में समझिए। 23 का देखिए समझिए थोड़ा सा इसके बारे में। 23 में जो है देखिए अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब होना चाहते थे। क्या करना चाहते थे समझिए पहले। उस समय जो प्रधानमंत्री थे 1932 के बात है, पीएम इंग्लैंड के, वो मैकडोनल्ड थे, मैकडोनल्ड। और उसने क्या किए कि 17 अगस्त 1932 को, 17 बता देते हैं, 17 अगस्त 1932 को वो एक कॉमनल अवार्ड ले आए, कॉमनल। और इसमें ये बोला गया, देख लीजिए, इसमें बोला गया कि दलित को मतलब कि अलग निर्वाचन मंडल हम दे देंगे, मतलब दलित के लिए अलग से, या आप समझ लीजिए या फिर दोहरे वोट का अधिकार है, इस तरह से समझिए, या निर्वाचन मंडल ही अलग दे देंगे कि आप अलग इतना इतना सीट पर लड़ सकते हैं, आपके सीट पर कोई नहीं लड़ेगा। तो देखिए इससे गांधी जी को ऐसा लगा कि गांधी जी को ऐसा लगा कि हिंदू को बांटने की साजिश है और गलत बात है। यदि इसमें बांट इस तरह से यदि देने लगे तो हर जाति अपना अपना स्वतंत्र मंडल खोजने लगेगा कि हमको भी दीजिए। कल होकर कोराया कास्ट आएगा, कहेगा हमको भी दीजिए, 20 सीट दीजिए और हम इसी में लड़ेंगे, मेरे साथ मेरे विपक्ष में कोई नहीं खड़ा होगा। ये दिक्कत था, परेशानी। तब गांधी जी सोचे और अम्बेडकर जी को बुलाए। तो अम्बेडकर जी को समझाए कि देखिए वहाँ पे SC ST जो समुदाय है, जो दलित है, महादलित है, वही खड़ा होगा, लेकिन एक कंडीशन समझिए, निर्वाचन मंडल वही रहेगा, उसमें रिजर्व कोटा ला देंगे कि 2 इलेक्शन इसमें SC ST खड़ा होगा। देखिए ये अभी भी लागू है, आप लोग देखते होंगे ग्रामीण इलाका में, सुनते होंगे कि आज इस बार SC ST सीट लागू हो गया है इस क्षेत्र में, या देखते होंगे कहीं कहीं लिखता होगा महिला सीट लागू हो गया। देखिए वो कोटा आज भी लागू है, लेकिन एक ही निर्वाचन मंडल है, ना कि अलग है, उसी में खड़ा होना है। लेकिन उसमें क्या कंडीशन देता है कि आप 3 बार रहिए, जनरल सीट से कोई भी लड़ सकते हैं, और 2-3 बार के लिए रिजर्व हो जाएगा कि उसमें SC या ST यही सब कैंडिडेट लड़ सकता है। तो देखिए वही बात है, बस इसमें एक ये फायदा है कि आपको अलग से चुनाव नहीं कराना है, इसी में आपको लड़ना है। लेकिन खड़ा होगा कौन? तो SC ST कैंडिडेट, आप जनरल सीट वाले इसके सीट पर नहीं खड़ा हो सकते। तो गांधी जी ये बात बोलकर कि अम्बेडकर जी को मनाया था और वो मान गए। इन्हीं दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, जिसको पूना समझौता भी हम लोग बोलते हैं। तो चलिए देख लिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं हम लोग। 23 हो गया है पूना पैक्ट। आगे देखते हैं 24 नंबर हम लोग। 24 का था प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? देखिए 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा, जर्मनी के खिलाफ लड़ा था, यूनाइटेड किंगडम के साथ। लेकिन देखिए कुछ समय बाद क्या हुआ, उल्टा हो गया, यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ लड़ने लगा और जर्मनी के साथ आ गया था। कौन? तो जापान। ये बहुत सक्रिय था प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में, बहुत शक्तिशाली भी था। ये चाइना और क्या बोलते हैं इसको, अमेरिका जैसे के भी पछाड़ दिया था। तो आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा पढ़े होंगे। आगे देखते हैं, कहता 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता योजना आयोग। देखिए क्वेश्चन पीछे आ चुका था, इसलिए बोलते हैं आप लोग पूरा सेट देखिए, पूरा सेट देखिएगा तो आपको भी ध्यान में आएगा। देखिए हम बता चुके हैं पहले ही कि योजना आयोग कब आया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, योजना आयोग जो है 15 मार्च, देखिए हमको भी याद हो गया है बोलते बोलते, 15 मार्च 1950 को आया था। कब आया था? 15 मार्च 1950। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? PM। तो उस समय थे आदरणीय डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय। तो ये हो जाएगा 1950। इसका लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंडस्ट्री लाना और पंचवर्षीय योजना लाना। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इंडस्ट्री, कृषि, किसान सबको मदद करना। आगे देखते हैं, फिलहाल अभी जो है नीति आयोग लागू हो गया है। नीति आयोग कब? 1 जनवरी 1915, माफ़ कीजिएगा 2015 से, 2015 से नीति आयोग आ गया है मोदी जी की सरकार में। आगे देखते हैं 26 देखते हैं, कहता राजनीतिक और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुष गठबंधन शब्द किसने दिया था? ये दिया था बराक ओबामा जी।
कौन दिए थे? बराक ओबामा जी। तो आपको बताना है, ये ओबामा जी जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। कौन है? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। देखिए इसका जो संबंध है महिलाएं, रंगीन अल्पसंख्यकों और युवा सफ़ेद परिवारों से है। देखिए ये इसलिए मतलब बताए थे क्योंकि लगातार दो बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। पहले थे जो अश्वेत बने थे, अश्वेत मतलब काला, अश्वेत बने थे, नहीं तो उसको वहाँ पे जो है काले को वैल्यू नहीं दिया जाता है, उनको मारा गाली, जिसे हम लोग यहाँ दलित के परेशानी है तो छोटा जात समझ करके उसको मतलब कि वैल्यू नहीं देते हैं, या एक तरह समझिए कि समाज में उसको प्रतिष्ठा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। उसी तरह वहाँ काला और गोरा में भी भेद था। कहाँ पे? अमेरिका में। तो इसीलिए बराक ओबामा ये लाए थे। इसके अंतर्गत वो नारा दिए थे जो आपको स्टार्टिंग में बताएं। व्युत्पन्न शब्द देखिए इंद्रधनुषी गठबंधन इसी से है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं 27 का वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर देती है। देखिए रेडियो तरंग जो है आयन मंडल में जाकर के वो रिटर्निंग आ जाता है आयन मंडल में, इसके बाद ये ऊपर नहीं पहुंच पाता है। इसी के मदद से हम लोग आज टीवी रेडियो संचार जो है देख पाते हैं, इसी मंडल के कारण। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा सा तेजी करेंगे। मौलिक अधिकारों पर कता यथोचित प्रबंधन कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकार पर यथोचित प्रबंधन, देखिए ये जो है संसद लगा सकता है मौलिक अधिकारों पर। देखिए एक मतलब कि कब आया था ऐसा केस, समझिए इसके बारे में। 1973 में एक केस आया था, केशवानंद भारती। देखिए केशवानंद भारती और केरल सरकार बनाम। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जो 1967 में जो एक फैसला दिया था, 1967 के पूर्व में लिया था कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता है या मतलब घट बढ़ सकता है मौलिक अधिकार, इसको रद्द कर दिया और इसमें कह दिया कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन हो सकता है। और मौलिक अधिकार को जो है संसद के मतलब सदन के, प्रत्येक सदन के मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के 2/3 मतलब 2/3 बहुमत से यदि आप पारित कर देते हैं तो उसका जो अधिकार है वो घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अधिकार जो है बढ़ाया या घटाया जा सकता है, समझ गए ना। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है। 29 देखते हैं। कहता कुरु महाजनपद की राजधानी कौन थी? 29 नंबर बोलता है कि कुरु महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो आप लोग इसको याद करने वाला है। कुरु का होगा इंद्रप्रस्थ, जिसको अभी दिल्ली मतलब कि पहले इंद्रप्रस्थ दिल्ली को ही बोला जाता था। आगे देखते हैं दिल्ली का आसपास का इलाका। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में कौन अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? देखिए मुहर। देखिए कैसे? तो यदि हम व्यापार कर रहे हैं तो अभी भी देखिएगा कि जो व्यापारी है वो अपना मुहर लाते हैं और मार देते हैं मुहर कि मेरा प्रोडक्ट है व्यापार के लिए। तो उसी तरह पहले भी मुहर का इस्तेमाल किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के लिए। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है जो पूछ रहा है नहीं है। तो 31 का देखिए 2 होगा पुराण जो है नहीं है। देखिए 31 हो गया है। 32 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 देख लिए। बिहार का सीतामढ़ी जिला जिसे सीता माता जी का जन्मस्थली माना जाता है, कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? देख लीजिए वहाँ पे जो है विवाह पंचमी मेला आयोजित किया जाता है सीतामढ़ी। ये कहाँ स्थित है? बिहार में। यहाँ पे लिखा गया है, जिला भी है सीतामढ़ी। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन 3 सही। हम लोग 33 देखते हैं। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तब सिकंदर का विरोध पोरस किए थे। कौन किए थे? पोरस। तो समझिए ये पोरस कौन थे? तो पोरस जो है पंजाब के शासक थे उस समय का। कौन थे? पंजाब के शासक थे पोरस। उसके साथ युद्ध करना पड़ा किसे? सिकंदर को, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? देख लीजिए आगे। जिसे हाइडे स्पीड का युद्ध भी कहते हैं, कह देते हैं। यह झेलम या इसे ये भी कह सकते हैं, झेलम नदी के पास होते इसको झेलम का युद्ध या इसको झेलम का युद्ध कहा जाता है। देखिए अभी थोड़ा सा पेन ठीक नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, बढ़िया से नहीं उग पा रहा है इस पर।
थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिए, फिर धीरे धीरे इसमें सुधार कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग 34 का वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो देखिए बराक नदी जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो 34 का हो जाएगा 3 बराक। देख लीजिए बराक सही होगा। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि कहाँ से आखिर ये निकलती है। यह मणिपुर के पहाड़ी से निकलती है, न कि पश्चिमी घाट से। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा कितना कहाँ तक आ गए हम लोग। 35 में क्या कहता देख लीजिए। 35 कहता बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था। तो देख लीजिए ऑपरेशन जो टोडरमल है वो जो है भूमि सुधार के लिए चलाया गया था। भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण के लिए चलाया गया था। कौन? ऑपरेशन टोडरमल। चलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 36 देखते हैं। गया शहर किस नदी पर स्थित है। देखिए फाल्गु नदी पर स्थित है। कौन पे? फाल्गु पे। और गया में ही जो है इसी पे एक रबर डैम भी बनाया गया। कौन बनाया गया? रबर डैम। आगे देखते हैं हम लोग इसी नदी पर रबर डैम। कथा 37 सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन थे। देखिए ये जो थे कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क। ये जो है प्रतापी शासक थे, सबसे मतलब कि बढ़िया आप बोल सकते हैं इस तरह से, प्रतापी शासक थे। और इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। आगे देखिए इसमें इनका जो संस्थापक समझिए कि जो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका संस्थापक थे कुजुल कड़लिस जो है इसके संस्थापक थे। और इसका सबसे प्रतापी राजा तो बता दिए कि कनिष्क थे। और इसके बारे में समझिए इसकी जो राजधानी थी पुरुषपुर थी। समझिए इसको, इसकी जो राजधानी थी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर जो अभी का वहाँ का फिलहाल पेशावर है। कहाँ का? पाकिस्तान का। उसका यहाँ राजधानी था इनका। आगे देखिए और इसमें क्या था इनका द्वितीय राजधानी था मथुरा। कहाँ था? मथुरा। द्वितीय राजधानी अपना बनाए थे मथुरा को। और देख लीजिए कनिष्क को अशोक द्वितीय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कनिष्क को अशोक द्वितीय भी बोला जाता है। किसको? कनिष्क को। आगे हम लोग और समझते हैं इनके बारे में। और देखिए क्या किए थे तब चतुर्थ बौद्ध संगीतिक आयोजन जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में, उनका जो मतलब कि इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। एक ईसा पूर्व में। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग कनिष्क के काल में 1 ईसा पूर्व में चौथी बौद्ध संगीतिक आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच में हुई थी। तो पानीपत की जो लड़ाई है आपको पता होगा कि इसमें बाबर लड़े थे। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पहली लड़ाई कब हुई थी समझ लीजिए। पानीपत के 21 अप्रैल, आप लोग लिख देते हैं 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 थी। और इसी में जो है मुगल साम्राज्य का स्थापना हो गया था। बाबर जो है फरगाना का रहने वाला था, आपको पता होगा इसके बारे में विशेष। आगे देखते हैं हम लोग। ज़्यादा सोल्यूशन कराने से वीडियो लंबी चल जाती है, इसलिए थोड़ा सा आपको नॉर्मल सोल्यूशन करा देते हैं ताकि आप लोग को भी ठीक लगे। आगे देखते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखिए अमेरिका में 1913 में हुई थी। कब हुई थी? अमेरिका में 1913 में। तो इसका 1 हो जाएगा। देखिए 40 देखते हैं हम लोग। कहता बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है। तो 40 का देख लीजिए। 40 का आंसर हो जाएगा 40 का आंसर देखिए 40 का आंसर हो जाएगा 879.4। कितना हो जाएगा? 879.4 मीटर। ये सब याद रखिए, ये सब याद रखने वाला क्वेश्चन है। आगे देखते हूँ गांधी, ये जो है मतलब कि जो पारसनाथ की पहाड़ी है ये इंडिया के बिहार के और नेपाल के बीच में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था। देखिए इनका उद्देश्य था कि लघु जो उद्योग है
जो इंडिया में, उसको प्रोत्साहन करना, कि मतलब कि जो इंडिया की वस्तु है उसी को आगे बढ़ाना है। देखिए गांधी जी के विदेशी बहिष्कार का यही कारण था। तो आप लोग एक और बात समझिए इसमें। देखिए 1920 से जो 22 तक चला था, 1920 से 22 तक का, 1920 से 22 तक मतलब कि इसमें जो है कई कार्यक्रम चलाए गए थे 1920 से 22 में। इसमें और भी था कि विदेशी वस्तु को बहिष्कार करना तथा इसके स्थान पे जो है खादी का वस्त्र का उपयोग करना। क्या करना? खादी वस्त्र का। और किससे बनता था उस समय? चरखे से। चरखा का भी उपयोग होगा, खादी वस्त्र बनेगा तो चरखा का उपयोग भी होगा। आगे हम लोग समझते हैं। आप यही सब जो था इनका मुख्य उद्देश्य था कि छोटे मोटे लघु उद्योग बढ़े, इनका प्रोत्साहित हो। आगे देखते हैं हम लोग 42 का था क्या? निम्न में थे कौन से नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल के संबंधित थे? ये जो थे अरविंद घोष जी। अरविंद घोष जी मतलब कि एक था लरम दल, एक गरम दल के भी नेता थे और ये थोड़ा सा उग्र टाइप के थे। और कौन कौन थे इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। इनमें और थे बिपिन चंद्र पॉल जी, समझ लीजिए, बाल गंगाधर तिलक जी, उसके बाद लाला लाजपत राय जी। ये सब जो मिल करके उग्र टाइप के नेता थे। आगे देखते हैं हम लोग 43 का था दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए दूसरी में जो MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने लिया था। मतलब इनको बशर्ते शर्त पूरा करने के लिए बुलाया था, लेकिन वहाँ गए पे मतलब वहाँ जब गए तो इनको धोखा दे दिया। जो ये बात बोल के गए थे वो नहीं बात माना और इसलिए गुस्सा में वहाँ से भाग आए, निकल गए और ये धोती पहनकर भी चले गए थे। चलिए आगे देखते हैं। 43 हो गया है, 44 और वहाँ पर और समझ लीजिए। वहाँ मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, इसलिए गांधी जी को लगा कि हमारे सब बातें मानने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो आगे देखते हैं हम लोग। 43 हो गया है, 44 देखिए। 43 के बाद आगे है 44 में कहता पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित कब किया गया था? पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1937 का। किसके समय में? तो जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग 45 का था बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा। तो देखिए इसका सही जवाब होगा 1860-62 में निर्माण हुआ। और कहाँ से कहाँ तक चला था ये समझिए। कोलकाता से लेकर के मुगल सराय, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आगे देखते हैं हम लोग 46 का था निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को न्यूनतम जनसंख्या? तो सबसे कम जो है लक्षद्वीप का। किसका है? लक्षद्वीप का सबसे कम है। मात्र कितना है? 64,429, मात्र इतना ही है। अब पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मतलब केंद्र शासित में, तो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। 2 करोड़ के आसपास पहुँच गया है जनसंख्या। आगे देखते हैं ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो देखिए ककोलत जो है बिहार में स्थित है। कहाँ पे? तो नवादा जिला में। और इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट समझिए और क्या क्या इसमें डीप पूछ सकता है आपको। तो इसकी जो ऊंचाई है मात्र 47 मीटर है, ज़्यादा नहीं है। और एक टोंस नदी पर है। कौन सा नदी पे है? टोंस नदी पर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? देखिए सबसे ज़्यादा लीची आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुजफ्फरपुर तरफ होता है। तो मुजफ्फरपुर में स्थित किया गया, मुसहरी में। कहाँ पे? मुसहरी में। तो 48 का एक हो जाएगा। 49 देखिए 49 में कहता है निम्नलिखित में कौन देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करते हैं? देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री जो है ईस्ट निर्धारित करती है। और इसके बारे में थोड़ा समझिए, ये कहाँ से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट हम लोग समझते हैं। और हम लोग समझते हैं कि ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा हम लोग प्लस हैं, आगे हैं। जो समय मानक समय रेखा
किया गया है निर्धारित। कहाँ पे है ये? लंदन में स्थित है। वहाँ का एक शहर ग्रीनविच, वहीं से रेखा निकलती है, जिसके अनुसार हम लोग को टाइम का मान्यता है। तो थोड़ा सा और हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। और इसमें बताइए कि कौन कौन राज्य इसमें आता है, कौन कौन सा राज्य इसमें आता है देशांतर में। कौन से देशांतर के बाद है? भारत मानक समय रेखा को निर्धारित करती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन राज्य आता है पूर्वी देशांतर में? देख लीजिए पूर्वी देशांतर में कौन कौन सा आता है रेखा पे। तो 5 राज्य आता है इसमें, 5 स्टेट आता है। कौन कौन आता है देख लीजिए। यूपी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, CH छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद AP आंध्र प्रदेश। ये सब राज्य इसमें आता है। आगे हम लोग देखते हैं 50। कहता प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता कौन है? तो ये जो है जयपुर पिंक पैंथर। इनके जो मतलब कि मालिक कौन है? तो समझ लीजिए अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन जी हैं इसके। और कब जीते थे? 2014 में पहला संस्करण हुआ था, 2014 में। समझ लीजिए 2014 में इसका पहला संस्करण हुआ था। और यू मुंबई को हरा करके, देख लीजिए, यू मुंबई को हरा करके जीते थे। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक देखिए हो गया है हम लोग का। तो देखिए 50 तक हो गया है। अब इसके आगे देखिए साइंस है। तो आप लोग के पार्ट 2 में डाल देंगे साइंस, चूँकि डिटेल सोल्यूशन कराएंगे तो इसका भी 30-40 मिनट लग जाएगा। तो 70-80 मिनट का वीडियो आप लोग को देखने में बहुत परेशानी होगा, इसलिए सोचते हैं कि थोड़ा 2 पार्ट में डाल दे, एक साइंस और एक GK। तो देखिए कोशिश करेंगे कि ये भी आज ही अपलोड कर दें। नहीं हो पाएगा तो साइंस वाला कल होगा, लेकिन आज GK वाला जो रिकॉर्ड किए हैं ये आज हो जाएगा। तो आप लोग सहयोग कीजिए भाई को थोड़ा सा, और सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको PDF चाहिए, PDF, तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको कमेंट में भेज देंगे। और नहीं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।